नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, मैं कपिल शर्मा आज बात करने वाला हूं आपसे नर्सिंग के इतिहास की एक सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, बीटीएससी लेकर के आया है स्टाफ नर्स की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज लेकर के आया है, जो कि रहने वाली है 11,000 से 12,000 के बीच में। हाँ दोस्तों, 11,000 से 12,000 वैकेंसी बीटीएससी लेकर के आया है आपके लिए। और आपको बता दूं, ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है जिससे आप एक सरकारी स्टाफ नर्स बन सकते हो। और टीएनसी लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द आपकी सरकारी नौकरी का जो एक सपना है उसको पूरा कर सके। इसीलिए टीएनसी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन, हाँ जी, टीएनसी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप टीएनसी के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पटना के पास जो अनीशाबाद है वहां ऑफलाइन सेंटर है, वहां जाकर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बीटीएससी स्टाफ नर्स की ये वैकेंसीज रहने वाली हैं और इनकी जो संख्या है वो 11,000 से 12,000 रहने वाली है। इनकी संख्या कितनी रहने वाली है दोस्तों? 11,000 से 12,000 रहने वाली है। और जो टीएनसी है उसने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, टीएनसी ने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। आपका जो मन हो उस प्रकार का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो टीएनसी से। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, सिर्फ 2 महीने की तपस्या और जिंदगी भर की सरकारी नौकरी की गारंटी कौन लेता है? वो सिर्फ टीएनसी लेता है। ठीक है, यदि आप 2 महीने की मेहनत हम लोगों के साथ करोगे, मतलब टीएनसी के साथ करोगे, तो आपका जो एक सपना है, आपके माता पिता का जो सपना है वो शायद पूरा हो सके। ठीक है, यदि आपने मेहनत की तो। ठीक है, तो इसी के लिए टीएनसी के जो टीचर्स हैं वो आपको अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं कि आपको जो है वो एक सरकारी स्टाफ नर्स बनाया जा सके। तो मैं उसी सीक्वेंस में आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो इस क्लास के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हिंदी को भी साथ में लेकर के चलेंगे क्योंकि बहुत सारे जीएनएम वाले बच्चे भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब नहीं पढ़ा तो फिर कब? बिल्कुल सही बात है, अब नहीं पढ़ोगे, इतनी सारी वैकेंसी आने पर नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों, है ना। देखो, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, ये बात हमेशा याद रखना है ना। बार बार इतना बड़ा मौका नहीं देती है। वैकेंसियां बहुत सारी आती हैं, 500, 1000, 1500 की उसमें आती हैं बस। नॉरसेट भी आजकल 1500 से 2000 वैकेंसियां दे रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसियां एक साथ आना, और इसका पे लेवल भी बिल्कुल सेंट्रल जैसा है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, है ना। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, ये टीएनसी का ऑफलाइन बैच चल रहा है अनीशाबाद के अंदर, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम डील करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से पढ़ेंगे ना। स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ चलेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीजें, है ना। तो हम बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी करेंगे, है ना। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम के जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को लेकर के, उस पैटर्न को लेकर के, उसकी थ्योरी को लेकर के हम सारी की सारी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस में भी नहीं जाएंगे और बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल बेसिक से भी ऐसा नहीं है, बेसिक पे ही रह जाएंगे ना। तो हम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, हम रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। आपने अलग अलग सिस्टम्स पढ़े होंगे, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ा होगा, इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पढ़ा होगा। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है ना।
तो देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। तो देखो सबसे पहली जो डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए वो है ब्रीथिंग। सबसे पहली जो डेफिनेशन है दोस्तों वो रहने वाली है ब्रीथिंग की। तो भाई ब्रीथिंग किसको बोलते हैं, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है बताओ। देखो ब्रीथिंग को हिंदी में श्वसन क्रिया भी बोला जाता है ना। तो ब्रीथिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जैसे ब्रीथिंग इज ऑल्सो नोन एज द वेंटिलेशन। अच्छा वेंटिलेशन किसको बोलते हैं, चलो ये बात भी लिख लेते हैं। ब्रीथिंग इज ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन। जनरली वेंटिलेशन वर्ड का मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज द वेंटिलेशन। और यदि वेंटिलेशन बॉडी के साथ हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, ब्रीथिंग बोल देंगे। यदि हमारी बॉडी एनवायरमेंट के साथ में गैसेस का एक्सचेंज कर रही है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है दोस्तों, एनवायरमेंट एनवायरमेंट और बॉडी, एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम ब्रीथिंग बोलेंगे या फिर वेंटिलेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि सर बॉडी को किन गैसों की जरूरत पड़ती है या एनवायरमेंट से किन गैसों का एक्सचेंज करती है। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो एनवायरमेंट ऑक्सीजन रिच होता है, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी एनवायरमेंट में बहुत सारी है और बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है किससे, एनवायरमेंट से, और उसके बदले में क्या देती है दोस्तों, CO2 देती है। क्या देती है, CO2 देती है एनवायरमेंट को। ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, आगे बात करेंगे क्यों चाहिए होती है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझो कि वातावरण और शरीर के बीच में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रीथिंग बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंटिलेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा ये जो ऑक्सीजन और CO2 है, ऑक्सीजन और CO2 है, ये दोनों क्या होती हैं दोस्तों, रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। दोनों क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये बात आपको पता होगी, बहुत सिंपल सी बात है। O2 एंड CO2 कैसी गैसेस होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। कैसी होती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में, शरीर के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर क्या रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से अलग होता है, क्या रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से अलग होता है। तो देखो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखो दोस्तों रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई, मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई, तो वो ऑक्सीजन किस लिए यूज होती है, वो ऑक्सीजन यूज होती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है ध्यान से समझो। देखो हम अपनी बॉडी में जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। वो कैसा होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल पदार्थ होते हैं। वो क्या होते हैं, जटिल भोजन होता है, जटिल पदार्थ होते हैं। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उन जटिल पदार्थ को, वो उन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, मतलब सरल पदार्थों में क्या करता है दोस्तों, कन्वर्ट करता है। यही किसका काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। बात समझ में आ रही है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपल फूड में। जैसे मान के चलो आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट ली है ना, तो वो किसमें कन्वर्ट होगी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी ना। अब कितनी सिंपल होनी चाहिए, इतनी सिंपल हो कि वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। तो सिंपल एब्जॉर्बेबल, सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है ना। बात को ध्यान से समझना, हम कोई भी खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ रही है ना।
अब ये जो सिंपल फूड होता है, ये जो सिंपल फूड होता है, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारी बॉडी में क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्ब होता है ना, इंटेस्टाइन के थ्रू ये क्या होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ये जाता है सेल के पास। कहां जाएगा, सेल के पास। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी यहां से शुरू होती है। अब क्या करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ने जो ऑक्सीजन ली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की है सेल के लिए, उस ऑक्सीजन के माध्यम से ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है इसका क्या होता है दोस्तों, ब्रेक डाउन होता है। इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, ये जो सिंपल फूड है इसका क्या होगा दोस्तों, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेकडाउन होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनेगी, एनर्जी। और आप सभी को पता होगा अच्छे से कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में बनती है, ठीक है। ग्लूकोज से या फिर सिंपल फूड जो कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, वो किसने किया है, वो ऑक्सीजन ने ही तो किया है। विदाउट ऑक्सीजन इट कांट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां किसने किया है, ये ऑक्सीजन ने किया है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। ध्यान से समझो, देखो जो भी जटिल पदार्थ हमारी बॉडी में था उसको सरल पदार्थ में कन्वर्ट किया गया, सरल अवशोषित पदार्थ में कन्वर्ट किया गया, फिर उसका अवशोषण हुआ, अवशोषित हुई वो, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। और जैसे जो भी सरल पदार्थ अवशोषित हुआ था वो एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है यहां से लेकर के यहां तक जो प्रोसेस हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेस्पिरेशन। इसका मतलब रेस्पिरेशन का काम थोड़ा एडवांस है। ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें बस ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है और CO2 जा रही है। लेकिन उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके सिंपल फूड को तोड़ना और उससे एनर्जी बनाना, उससे एटीपी बनाना, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेस्पिरेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सबको बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड with the help of oxygen is called, with the help of oxygen to release energy, with the help of oxygen to release energy is called respiration। यदि मैं की पॉइंट्स की बात करूं, यदि मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो एक तो याद रखना इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, फूड का ऑक्सीकरण होता है, किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, ठीक है ना। किस और उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और याद रखना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है भाई, एटीपी की फॉर्म में होगी ना। और ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है ना। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है ना, एटीपी की फॉर्म में होती है ना। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, है ना। ठीक है, ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। सर ये आपने ब्रीथिंग बता दिया, रेस्पिरेशन बता दिया है ना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, पहला तो आ रहा है रेस्पिरेटरी और दूसरा आ रहा है सिस्टम। अच्छा, क्या मतलब होता है दोनों चीजों का, एक एक करके समझते हैं। देखो एक बात बताओ, बहुत बेसिक से समझते हैं, आपको शायद सारे सिस्टम समझ में आ जाएंगे। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? तो आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सर हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है या कोशिका से मिलकर बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर या कोशिका से मिलकर। अब ये जो सेल हैं, ये जो सेल हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर के एक सेल का ग्रुप बनाती है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, जिसको हम ऊतक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये सेल एक दूसरे के साथ मिलेंगी और एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाती है दोस्तों? टिश्यू बनाती है। एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाएंगी दोस्तों? टिश्यू बनाएंगी। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। टिश्यू को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ऊतक बोलेंगे। ठीक है, अब ऊतक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अंग। जिसको हम क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे। ध्यान से समझना, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है और ऐसी सेल जिनका फंक्शन सेम होता है, जिनका कार्य समान होता है, वो मिलकर के क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो ऊतक क्या होता है? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो समान कार्य करती हैं। बात समझ में आ रही है ना? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम एक्शन। बात समझ में आई? अब ये जो टिश्यू होंगे वो क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। अब ऑर्गन्स मिलकर के, अब ऐसे ऑर्गन्स जिनका कार्य समान होता है, ऐसे ऑर्गन्स जिनका कार्य समान होता है या जिनका फंक्शन सेम होता है, वो ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वो ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? अंग तंत्र बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे सपोज दैट ये टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं ना। टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं ना। जैसे मान लो अंग कौन से हैं? जैसे मान के चलो जो टिश्यू है उन्होंने मिलकर के नोज का फॉर्मेशन किया। ठीक है, नोज, नाक का फॉर्मेशन किया। इसके अलावा नेजल कैविटी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, नेजल कैविटी का फॉर्मेशन किया। इसके अलावा ट्रैकिया का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ऊतकों ने मिलकर के ना। और इसके अलावा लंग्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इन सभी चीजों का फॉर्मेशन किया। सपोज दैट कुछ टिश्यू मिलकर के नोज बना रहे हैं, कुछ टिश्यू मिलकर के नेजल कैविटी बना रहे हैं, कुछ टिश्यू मिलकर के ट्रैकिया बना रहे हैं और कुछ टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे हैं? लंग्स बना रहे हैं ना। तो ये क्या है? ये सभी के सभी अंग ही तो हैं। ये सभी के सभी अंग है ना। अब इन अंग का काम क्या है? सर नोज हो, चाहे नेजल कैविटी हो, चाहे ट्रैकिया हो, चाहे लंग्स हो, ये सभी के सभी किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं? ये सभी के सभी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या इन सारे अंगों का फंक्शन सेम है? बिल्कुल सारे अंगों का फंक्शन सेम है। क्या काम कर रहे हैं? ये रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे अंग एक ही काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे अंगों का ग्रुप जिनका फंक्शन सेम होता है, जिनका कार्य समान होता है, वो सारे के सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? एक समान अंगतंत्र बनाते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाएंगे? एक अंगतंत्र बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कौन सा अंगतंत्र बनाएंगे सर? आपने लिखा है कि ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? ये सारे के सारे मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं? ये बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बनाते हैं क्या दोस्तों? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज हो दुनिया में, वो बनती बहुत छोटी छोटी चीजों से ही है ना। तो ऑर्गन सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम है, लेकिन बना किससे है? वो सेल से है। सेल ने मिलकर के टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया। चाहे इमारत कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन वो बनेगी तो ईंटों से ही। तो वही वाली बात है कि चाहे ऑर्गन सिस्टम कितना भी बड़ा हो, वो बनेगा तो कोशिका से ही, वो बनेगा सेल से ही ना। ठीक है, अब मान के चलो इन ऑर्गन्स की जगह पर,
इन ऑर्गन्स की जगह पर ईसोफेगस होता, स्मॉल इंटेस्टाइन होती, लार्ज इंटेस्टाइन होती, लीवर होता, तो वो क्या बना देता, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता। मतलब एक प्रकार के, एक समान प्रकार के ऑर्गन्स मिलकर के एक समान प्रकार का ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। तो ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स का एक समूह है, ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है या रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र बोलेंगे। बात समझ में आई? इसी को हम क्या बोल देंगे? श्वसन तंत्र। हिंदी मीडियम वाले बुरा मानेंगे कि सर आपने हिंदी में नहीं लिखा, तो भाई लो हिंदी में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो क्या लिख सकते हैं? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, दी ऑर्गन सिस्टम which help in respiration is called रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में लिख सकते हो आप, वह अंगतंत्र जो श्वसन का कार्य करता है या श्वसन में मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं ना। ये डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो हिंदी के अंदर ना, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, जो मैं बहुत फास्ट फास्ट लिख दूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और दोनों में लिखना पॉसिबल भी नहीं है। आप समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आप ये सारी चीजें अपने आप भी कर सकते हो ना, या मुझसे ही सारी मेहनत कराओगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो सर, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात यदि हम करें तो हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नोज से, या फिर नोस्ट्रिल से। कहां से स्टार्ट होता है सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से या फिर नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, और ये कहां तक जाएगा? देखो, नोज, नोज के बाद नोज या फिर नोस्ट्रिल्स के बाद में क्या होती है? नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी के पीछे की तरफ क्या होता है? फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद में क्या होता है? लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के बाद में क्या होता है? ट्रेकिया होता है। और ट्रेकिया कहां ओपन होते हैं? ट्रेकिया ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस के थ्रू लंग्स में ओपन होते हैं ना। और लंग्स में जो यूनिट्स होती है छोटी छोटी, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्वलाई। तो सबसे टर्मिनल जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो सबसे टर्मिनल या सबसे डिस्टल जो स्ट्रक्चर होगी दोस्तों, वो होगी एल्वलाई। वो क्या होगी? एल्वलाई। वो क्या होगी? एल्वलाई होगी ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, यदि आपसे पूछे कोई कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बता देना कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होता है, और कहां खत्म होता है? एल्वलाई में खत्म होता है। कहां खत्म होता है भाई? एल्वलाई के अंदर ये जाकर के क्या होता है दोस्तों? खत्म होता है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, मतलब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम ना। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो भागों में बांटेंगे दोस्तों। एक होता है ऊपर वाला, और एक होता है नीचे वाला, है ना। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। ठीक है दोस्तों, अब देखो,
अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऊपर वाले ऑर्गन्स हैं वो सभी किसमें आएंगे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और नीचे वाले जो है वो किसमें आएंगे? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, नोज से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, नोज या फिर नोस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। तो नोज या फिर नोस्ट्रिल्स, इसके अलावा उसके बाद में क्या आता है दोस्तों? नेजल कैविटी आती है। इसके बाद में क्या आता है? नेजल कैविटी आती है। उसके बाद में क्या आएगा? फेरिंग्स आता है। और उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? लैरिंग्स आएगा। अब इनका हिंदी में नाम अभी देख लेंगे ना, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट देखो, लैरिंग्स तक किसमें आता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नोज से लेकर के लैरिंग्स तक का पार्ट किसके अंदर आएगा? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना। इसके बाद में क्या आता है? लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया आता है। क्या आता है दोस्तों? ट्रेकिया आता है ना। उसके बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वुलाई, या ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेकिया के बाद की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सभी किसमें आता है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। ध्यान से देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? नोज या फिर नोस्ट्रिल्स आएगा, इसके अलावा नेजल कैविटी आएगी, इसके अलावा फेरिंग्स आएगा, उसके बाद लैरिंग्स आएगा। मतलब लैरिंग्स तक की जो स्ट्रक्चर होती है, लैरिंग्स तक की जो स्ट्रक्चर होती है, लैरिंग्स क्या होता है? जहां वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से हम बोलते हैं, वो वाला पार्ट क्या होता है? लैरिंग्स होता है। तो उसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स होंगी जितनी भी, वो सभी किसके अंदर आएंगी? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगी। और उसके नीचे, मतलब ट्रेकिया से स्टार्ट करें हम, ट्रेकिया से लेकर के और लंग्स तक या फिर एल्वुलाई तक की जो स्ट्रक्चर्स होंगी, वो सभी किसके अंदर आएंगी दोस्तों? वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब देखो एक एक करके अब देखते हैं। देखो भाई, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है नोस्ट्रिल। कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है ना। ये आपको क्या दिख रहा है? नोस्ट्रिल से। ठीक है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है। नोस्ट्रिल्स कहां है सर? नोस्ट्रिल्स ये रहे। इसके बाद में क्या आता है सर? इसके बाद में आती है नेजल कैविटी। इसके बाद में क्या आती है? नेजल कैविटी आती है ना। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद में क्या आता है? नेजल कैविटी आती है। अच्छा सर, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के भी तीन पार्ट होते हैं, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स, आगे बताऊंगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में क्या आएगा सर? इसके बाद में ट्रेकिया आएगी। अच्छा, लैरिंग्स भी होता है ना, लैरिंग्स इसके अंदर, हाँ ये देखा, नोस्ट्रिल्स के नीचे लिखा हुआ है लैरिंग्स। लैरिंग्स आता है और लैरिंग्स के बाद में क्या आती है? ट्रेकिया आती है। ट्रेकिया नीचे की तरफ जाती है, मतलब थोड़े से कैविटी के अंदर जाएगी, या लंग्स की तरफ जाती है, और फिर वो बाइफर्केट हो जाती है एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर जाकर वो बाइफर्केट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू द राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। वो प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, और उधर क्या होगा? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होगा, या लेफ्ट मेन ब्रोंकस होगा। ये ब्रोंकाई जो होते हैं, या जो ब्रोंकस जो होते हैं, वो आगे जाकर के क्या बना लेते हैं दोस्तों? वो बना लेते हैं ब्रोंकियोल्स बना लेते हैं। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों? लास्ट में देखो, आपको एल्वुलाई देखने को मिलेगा। बिल्कुल लास्ट में क्या मिलेंगे? यहाँ एल्वुलाई देखने को मिलेगा ना। लेबल्ड नहीं है, मैं कर देता हूँ एल्वुलाई। बिल्कुल लास्ट में क्या होता है? एल्वुलाई होते हैं। लास्ट में क्या होता है? एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो बस। आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस किस तरीके से है। सबसे पहले क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? नेजल कैविटी होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या होगा? ध्यान से देखो, तीसरे नंबर पर फेरिंग्स होंगे, और चौथे नंबर पर क्या होगा दोस्तों? लैरिंग्स होंगे। पांचवें नंबर पर क्या होगा? ट्रेकिया होगा। और छठवें नंबर पर क्या होगा? ब्रोंकाई होंगे ना। ठीक है, फिर आते हैं ब्रोंकियोल्स, या डायरेक्ट हम लंग्स को कर देते हैं सातवें नंबर पर, है ना। बाकी सारी स्ट्रक्चर्स कहां प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, लैरिंग्स तक का जो पार्ट होगा, लैरिंग्स तक का मतलब यहां तक का जो पार्ट होगा,
इससे ऊपर का जो पार्ट होगा वो आएगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएगा। इसके ऊपर का जो पार्ट होगा मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या आएगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। और इसके नीचे का जो भी पार्ट होगा वो किसके अंदर आएगा, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, बस बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ाई अभी मैंने ना। नेक्स्ट देखो, हिंदी वालों को भी बता देते हैं, वो बहुत बुरा मान रहे हैं कि सर आपने बहुत ज्यादा पक्षपात किया है हमारे साथ, है ना, हमें भी बता दीजिए थोड़ा सा। चलो देखो बता देते हैं, मानव श्वसन तंत्र के बारे में आपको भी बताते हैं। देखो ध्यान से देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपका जो श्वसन तंत्र है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है नासा द्वार से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, नासा द्वार से स्टार्ट हो रहा है। नासा द्वार बोले कि नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में कहां जा रहा है वो, इसके बाद में नेजल कैविटी की तरफ जा रहा है, जो इसके अंदर लेवल्ड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स बोलते हैं ग्रसनी को, है ना। ग्रसनी के नीचे की तरफ क्या होता है, कंठ होता है। ग्रसनी के नीचे की तरफ क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है। और कंठ के नीचे की तरफ जब हम चलेंगे तो वहां क्या होगा दोस्तों, श्वास नली होगी। क्या होगी दोस्तों, श्वास नली होगी, है ना। और मैंने आपको बताया था कि श्वास नली जो होती है वो दो प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, वो डिवाइडेड हो जाती है। जो ब्रोंकाई है उनको क्या बोलते हैं, हम श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, श्वसनी, ठीक है ना। तो ये राइट श्वसनी मतलब दाई और बाई श्वसनी में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। तो श्वसनी होती है, श्वसनी श्वसनी जो होती है वो आगे जाकर के क्या बनाती है, श्वसनिका बनाती है। क्या बनाती है, श्वसनिका। और श्वसनिका आगे जाकर के किसमें ओपन होती है, कूपिका में या कूपिका कोश में, एल्वलाई में, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, ये नासा द्वार, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, नासा द्वार है। नेक्स्ट ग्रसनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या है, कंठ, ठीक है। तो कंठ तक की जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो ऊपरी श्वसन तंत्र में आएंगी, ठीक है। कंठ तक की जो स्ट्रक्चर होगी वो ऊपरी श्वसन तंत्र में आएंगी। इसके बाद देखो, कंठ के बाद में श्वास नली, इसके बाद में देखो श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका, या फिर हम बोले फुफ्फुस मतलब लंग्स, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं निचले श्वसन तंत्र में आते हैं, ठीक है ना। तो ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं वो आपको याद करना जरूरी है ना, आपको पता होना चाहिए ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा अंग ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन में मान के चलो कि श्वास नली है ना, बाकी सारे ऊपर वाले दिए हुए हैं ना, तो आंसर क्या चला जाएगा, श्वास नली ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और निचले वाले में कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट भाई। चलो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो आगे समझने की कोशिश करना कि आपका जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकिया होता है वो ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। या फिर हम बोले कि दाएं वाली श्वसनी और बाएं वाली श्वसनी ना, ठीक है। ये दो भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो ये किस तरीके से डिवाइड होता है और आगे जाकर के कौन कौन सी संरचनाएं बनाता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है ना। ये ट्रैकिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर से क्या आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है, मतलब लेरिंग्स के बाद में क्या स्टार्ट होता है, ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जनरली लेरिंग्स को किससे कनेक्ट करती है, लंग से कनेक्ट करती है, ठीक है ना, या ब्रोंकाई से कनेक्ट करती है ना, ठीक है। तो ये ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया बाइफरकेट हो रही है, देखो ध्यान से देखो, ट्रैकिया क्या हो रही है, बाइफरकेट हो रही है। बाइफरकेट का मतलब होता है कि ये दो हिस्सों में क्या हो रही है, दो भागों में डिवाइड हो रही है। एक हिस्सा जा रहा है राइट साइड में और एक हिस्सा जा रहा है लेफ्ट साइड में। एक हिस्सा जा रहा है दाई साइड में और एक हिस्सा जा रहा है बाई साइड में। ध्यान से समझ रहे हैं ना। अब ये जो दाई साइड में हिस्सा जाएगा, मतलब राइट साइड में जो हिस्सा जाएगा वो कहां जा रहा होगा, वो राइट लंग्स के पास में जा रहा होगा। और लेफ्ट साइड में जो हिस्सा जा रहा है वो कहां जा रहा होगा, वो लेफ्ट लंग्स के अंदर जा रहा होगा। इसका मतलब मैं जो भी सांस अंदर की तरफ लूंगा, मैं जो भी ऑक्सीजन अंदर की तरफ लूंगा, वो आगे जाकर के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में।
तो आधी ऑक्सीजन तो कहां चली जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी, और आधी ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, लेफ्ट साइड में चली जाएगी। अन्याय नहीं होगा किसी के साथ में, है ना। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन दी जाएगी ना। तो कैसे जाती है ये ट्यूब जो होती है, जो ऑक्सीजन लेकर के जाती है, जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, वो ट्रैकिया आगे जाकर के दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। एक होती है प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और दूसरी होती है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। बात समझ में आई दोस्तों यहां तक? ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। दूसरा देखो, एक चीज और ध्यान रखना, वैसे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ट्रैकिया जो होता है ना, इसके ऊपर शी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जिनकी संख्या होती है 16 से लेकर 20 तक। वो इसको कोलैप्स होने से बचा के रखती है ना। जैसे मान लो ये ट्रैकिया है, इसके ऊपर इस तरीके से रिंग्स होंगी, अगर ये कोलैप्स होना चाहिए ये ट्यूब, तो वो इसको पकड़ के रखती है, मतलब कोलैप्स नहीं होने देती। बात समझ में आ रही है ना। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके अलावा ब्रोंकाई के ऊपर भी प्रेजेंट होती है ना। कितनी होती है, 16 से लेकर 20 होती है। इनका काम क्या होता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। संख्या कितनी होती है, 16 से 20 होती है। इनको हम उपास्थि वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनको हम उपास्थि वलय बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, उपास्थि वलय। ठीक है, ये उपास्थि वलय की संख्या कितनी होती है, 16 से लेकर 20 होती है। कितनी होती है भाई, 16 से लेकर 20 होती है। ये आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको यहां पर याद रखना है ना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या हो गया दोस्तों, डिवाइड हो गया ना। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जो चीजें मतलब जैसे लेफ्ट वाला डिवाइड हो रहा है, वैसे ही राइट वाला डिवाइड होगा, है ना। मैं आपको केवल लेफ्ट वाले का बता रहा हूं। देखो, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये आगे जाकर के फिर से डिवाइड हो रहा है। देखो, दो हिस्सों में फिर से डिवाइड हो रहा है, ये दो हिस्सों में फिर से डिवाइड हो रहा है ना। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, जो लेफ्ट वाला प्राइमरी ब्रोंकाई है, वो आगे जाकर के दो हिस्सों में क्या हो रहा है दोस्तों, डिवाइड हो रहा है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या हो जाता है दोस्तों, डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया आगे ना। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, वो आगे जाकर के फिर से डिवाइड हो रहा है। देखो, फिर से डिवाइड हो रहा है तीन हिस्सों के अंदर। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड होगा, टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। किसके अंदर डिवाइड होगा दोस्तों, टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू द टर्सरी ब्रोंकाई। मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं, वो आगे जाकर के वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, और सेकेंडरी किसमें होता है, टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है ना। और ये फिर बाद में जाकर के किसमें डिवाइड होते हैं, स्मॉल ब्रोंकाई में, और छोटे छोटे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना। और स्मॉल ब्रोंकाई आगे जाकर के और छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। जिनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्रोंकियोल्स। समझ रहे हो ना। एक बड़ा सा पाइप है, वो पहले दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, राइट और लेफ्ट साइड वाले में, है ना। फिर दोनों हिस्से छोटे छोटे पाइपों में, पतले पतले पाइपों में डिवाइड होते गए ना, और उनको अलग अलग नाम दे दिया। ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई कौन से वाले, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी के बाद में टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में आगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है ना। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है, वो आगे जाकर के और डिवाइड होते हैं किसमें, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तब जाकर के किसमें ओपन होते हैं दोस्तों, एल्वलाई के अंदर ओपन। किसमें ओपन होते हैं, एल्वलाई के अंदर। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो एक बार देखो ध्यान से इधर, पहले क्या था, देखो ध्यान से, पहले क्या था, ट्रैकिया था। पहले क्या था दोस्तों, ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नली। श्वास नली थी, ट्रैकिया था, है ना। अब ये जो ट्रैकिया है, वो आगे जाकर के किसमें डिवाइड हुआ था, प्राइमरी ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड हुआ दोस्तों, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई ना। अच्छा, प्राइमरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड हुआ दोस्तों, ये डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड होता है दोस्तों,
टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। और टर्सरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड होगा? टर्मिनल ब्रोंकियोस के अंदर। और टर्मिनल ब्रोंकियोस किसके अंदर डिवाइड होगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस किसके अंदर ओपन होते हैं दोस्तों? एल्वलाई के। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो लास्ट में ये सारी स्ट्रक्चर्स किसमें ओपन हो रही है? एल्वलाई के अंदर ओपन हो रही है ना। और आपको बता दूं कि एल्वलाई जो होती है वो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ना। एल्वलाई जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है ना। तो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? एल्वलाई होती है ना। सबसे छोटी स्ट्रक्चर्स होती है ना, जो कहां प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर उपस्थित होती है ना, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि भाई ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है ना। ये लंग्स की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है क्या? एल्वलाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई किस तरीके से ब्रोंकियल ट्री बनता है। इसको हम ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं ना। किस तरीके से जो ट्रैकिया है वो फिर से बाइफरकेट हो रहा है और आगे जाकर के किस तरीके से डिवाइडेशन हो रहे हैं और लास्ट में किसका फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों? लास्ट में जाकर के एल्वलाई का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता लगी ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्रोंकियल ट्री बोलेंगे। ठीक है ना। इधर देखो, ये श्वास नली है। श्वास नली जाकर के आगे की तरफ दो मुख्य श्वसनी में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है ना। दो मुख्य श्वसनी बनती हैं और जो मुख्य श्वसनी होती है वो आगे जाकर के क्या बनाती है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्वसनिका बनाती हैं। और ये जो श्वसनिका है, सॉरी, प्राइमरी, जो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय और तृतीय श्वसनी में डिवाइड होती हैं। उसके बाद में क्या बनती है? श्वसनिकाएं बनती है ना। उसके बाद में क्या बनती है? श्वसनिकाएं बनती हैं। और ये श्वसनिकाएं जाकर के किसके अंदर ओपन हो जाती हैं? कूपिका के अंदर ओपन हो जाती है ना। तो ये चीज आपको हिंदी में भी याद रख सकते हो, हिंदी वाले, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट देखो, अब एक एक करके कुछ फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। इन सारे ऑर्गन्स के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं, अगर छोटी मोटी, जैसे जितने भी ऑर्गन्स पढ़े हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके बारे में यदि कुछ छोटी मोटी बातें हैं तो उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है वो, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करते हैं नोज एंड नेजल कैविटी के बारे में। नोज एंड नेजल कैविटी के बारे में बात करते हैं ना, जहां से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है ना। इट इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट फॉर द एयर। ये एक पहला मुख्य द्वार होता है किसके लिए? यदि एयर को एंट्री करनी है तो, है ना। कौन सा होता है? नोज या फिर नेजल कैविटी जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है ना, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इट इज मेन एंट्री रूट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, या फिर एयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? एक मुख्य द्वार हो गया। ये क्या हो गया? एक मुख्य द्वार हो गया। किस चीज के लिए? एयर के लिए। एयर के लिए क्या होता है दोस्तों? ये मुख्य द्वार होता है ना। तो पहली बात तो आपको ये यहां पर याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात आपको याद रखना है कि नेजल कैविटी जो होती है, अपनी जो नेजल कैविटी होती है, अपनी जो नेजल कैविटी होती है वो दो भागों में, दो भागों में या दो हिस्सों में डिवाइड होती है। बीच में एक सेप्टम होता है जिससे ये दो भागों में क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक है ना। टू इक्वल पैसेज में डिवाइड होती है ना। दो इक्वल पैसेज में डिवाइड होती है। अपनी जो नेजल कैविटी होती है वो दो इक्वल पैसेज में क्या होती है? डिवाइड होती है। किसके द्वारा? बाई अ सेप्टम, ठीक है ना। और आपसे ये पूछे कि ये सेप्टम किसका बना होता है तो आप बता देना कि ये सेप्टम जो है
वो हाइलाइन कार्टिलेज या हाइलाइन उपास्थि का बना होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, ये सेप्टम किसका बना होता है? हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है ना। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखो। ठीक है, ध्यान से देखो, नोज या फिर नेजल कैविटी जो होती है वो एक मुख्य द्वार होता है, या ऐसा बोले वो एक मेन एंट्री पॉइंट होता है किस चीज के लिए? एयर को एंट्री कराने के लिए या ऑक्सीजन को एंट्री कराने के लिए ना। दूसरा, नेजल कैविटी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है, और ये दोनों की दोनों जो कैविटी होती है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों दोस्तों इक्वल होती है ना, दोनों इक्वल होती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यदि ये अनइक्वल है तो उसका क्या मतलब होगा? यदि ये अनइक्वल है तो उसका एक कारण होगा कि ये जो बीच में सेप्टम बना हुआ है ये एक साइड में ज्यादा झुका हुआ है, एक साइड में कम झुका हुआ है। यार बिल्कुल यही हो सकता है, जैसे मान लो ये नोज है, समझने की कोशिश करो, ये नोज है ना, ये नोज है ना। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मान के चलो ये नोज है, ये बिल्कुल बीच में से डिवाइड होती है दो हिस्सों में ना, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यदि ये एक साइड में झुका हुआ है, यदि ये एक साइड में झुका हुआ है इस तरीके से, तो एक साइड तो कैसी होगी? बड़ी होगी, और एक साइड कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक है, इस ये जो एबनॉर्मलिटी होती है, इस एबनॉर्मलिटी को हम बोलते हैं दोस्तों डीएनएस। इसको हम क्या बोलेंगे? डीएनएस को, डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलेंगे। जब ये जो सेप्टम है वो एक हिस्से में डिवाइड मतलब सॉरी ये बिल्कुल बीच से ना जाकर ये एक सेप्टम जो है वो डेविएटेड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आए। अब बात आती है कि सर ये जो नेजल कैविटी है इसका क्या फंक्शन होता है, इसका कार्य क्या होता है? क्या इसका कोई कार्य होता है, या सिर्फ एंट्री ऑफ पॉइंट है ये ऑक्सीजन के जाने के लिए या एयर के जाने के लिए, या फिर इसके अलावा कोई और कार्य करती है ना? तो इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्या करती है? ये क्या करती है? रिमूव पार्टिकुलेट मैटर ना। जैसे मान के चलो जब हम सांस लेते हैं तो वो एयर कहां से आती है? वो इन्वायरमेंट से आती है। अच्छा, वो पार्टिकुलेट मैटर होते होंगे उसके अंदर, सिंपल सी बात है। इन्वायरमेंट के अंदर यदि एयर है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई पार्टिकल्स हो सकता है। और आपको पता है हमारी जो नेजल कैविटी होती है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हेयर्स होते हैं, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो जब एयर अंदर की तरफ जाएगी तो वो जो हेयर है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसमें से उन पार्टिकल्स को निकाल के रख लेते हैं, और जो अंदर की तरफ एयर जाती है वो पार्टिकल फ्री होती है, मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो पहला काम तो इसने क्या किया कि पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। फर्स्ट फंक्शन क्या किया? पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या करती है? दूसरा फंक्शन करती है दोस्तों ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। एयर बिल्कुल क्या करती है? ह्यूमिडिफाई करती है। कैसे करती है सर? क्योंकि वहां म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो एयर को क्या करती है? ह्यूमिडिफाई करती है। तो पहला फंक्शन हो गया पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना, दूसरा हो गया ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है ना, और तीसरा होता है कि जो एयर है उसको वार्मिंग अप करती है, वार्मिंग अप ऑफ एयर अप टू बॉडी टेम्परेचर। अब देखो एनवायरमेंट से जो एयर हमारे अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर तो होगा नहीं, हो सकता है कुछ ज्यादा हो सकता है कुछ कम हो, तो उसको क्या करती है? कहीं ना कहीं बराबर करती है ना। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पर हो गई, तीन चीजें हो गई यहाँ पर। देखो क्या है? पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना, दूसरा है ह्यूमिडिफिकेशन करना, और तीसरा है वार्मिंग अप टू द एयर। ठीक है ना, एयर को वार्म अप कर दिया। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो,
जो नेजल कैविटी है ना, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम बोलते हैं पैरा नेजल साइनसेस, है ना। तो वो क्या होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा समझते हैं ना। पैरा नेजल साइनसिस, ठीक है। देखो क्या होता है पैरानेजल साइनसिस, किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां तीन शब्द हैं, पैरा प्लस नेजल प्लस साइनसिस, है ना। तीनों का मतलब समझते हैं। पैरा शब्द का मतलब होता है अराउंड, पैरा शब्द का मतलब होता है दोस्तों अराउंड, ठीक है। नेजल शब्द का मतलब होता है नोस, नेजल शब्द का मतलब क्या होता है नोस, ठीक है। और साइनसिस का मतलब होता है कैविटीज, ठीक है। ध्यान से समझना, पैरा का मतलब अराउंड, नेजल का मतलब नोज और साइनसिस का मतलब कैविटीज होती है ना। तो क्या मतलब होता है, देखो हमारी जो नोज है, नेजल कैविटी है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ यहां पर बोन्स है ना। तो उन बोन्स के अंदर जो कुछ हॉलो कैविटीज होती हैं, उन बोन्स के अंदर कुछ हॉलो कैविटीज होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरानेजल साइनसेस। तो पैरानेजल साइनसेस आर द होलो कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन द बोन्स अराउंड द नोज, ठीक है ना। नोज के चारों तरफ जो बोन्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो कैविटीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पैरानेजल साइनसेस बोलेंगे, ठीक है ना। देखो क्या होते हैं कैविटीज और स्पेसेस इन बोन्स प्रेजेंट अराउंड नोज, ठीक है ना। तो नोज के चारों तरफ जो बोन्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो कैविटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरानेजल साइनसेस बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो कैविटीज होती है ना, इनकी कुछ स्मॉल ओपनिंग्स जो होती हैं वो नोज के अंदर या नेजल कैविटी के अंदर क्या होती हैं, ओपन होती है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं इनकी कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो नेजल कैविटी के अंदर ओपन होती है, समझ गए ना। वो कैविटी है तो कैविटी से कुछ स्मॉल ओपनिंग्स डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं, किसको, नेजल कैविटी को कनेक्ट करती है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कौन कौन से पैरानेजल साइनसेस होते हैं ना, तो वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो दोस्तों, ये देखो, ये नोज के चारों तरफ, नोज के चारों तरफ कुछ कैविटीज है ना, बोन्स के अंदर कुछ कैविटीज आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं ना। अच्छा कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है फ्रंटल साइनस, एक होता है फ्रंटल साइनस जो कि कहां प्रेजेंट होता है, इन द फ्रंटल बोन, ठीक है ना। फ्रंटल बोन कहां होती है, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज, नोज के अपर पार्ट में या नोज के ऊपर की तरफ क्या होती है, फ्रंटल बोन होती है। उसके अंदर जो कैविटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल साइनसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरा कौन सा है, एथेमोइड साइनस, दूसरा कौन सा है, एथेमोइड साइनस, ठीक है। तीसरा कौन सा है, मैक्सिलरी साइनस, तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, मैक्सिलरी साइनस। और चौथा कौन सा होता है, स्फिनोइड साइनस, ठीक है ना। तो चार साइनस होते हैं, कौन कौन से, फ्रंटल, एथेमोइड, मैक्सिलरी और स्फिनोइड, ठीक है ना। ये चार साइनस आपको देखने को मिलते हैं, चार पैरानेजल साइनसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा पैरानेजल साइनस नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जैसे ऑप्शन दे दे कि पहला ऑप्शन है फ्रंटल साइनस, दूसरा है एथेमोइड, तीसरा है मैक्सिलरी, ठीक है ना, और चौथा आपको दे दे मैंडिबुलर साइनस, ठीक है। तो मैंडिबुलर साइनस नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरानेजल साइनसेस आपको यहाँ पर
देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड हो गई दोस्तों, ये नेजल कैविटी से रिलेटेड हो गई ना। अब नेजल कैविटी के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फेरिंग्स की बात करते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपनी जो नेजल कैविटी होती है वो कहां ओपन होती है, अपनी नेजल कैविटी ओपन होती है दोस्तों फेरिंग्स के अंदर। किसके अंदर ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। देखो ध्यान से समझो, नेजल कैविटी कहां ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर है ना। तो फेरिंग्स क्या है, जैसे देखो अपना चाहे ओरल कैविटी हो चाहे नेजल कैविटी, इन दोनों के पोस्टीरियर में, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के पोस्टीरियर में एक कॉमन एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स जो होता है वो आगे की तरफ जाकर के खुलता है ईसोफेगस और लेरिंग्स के अंदर। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो ये क्या होता है, फेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड नेजल और ओरल कैविटी। ठीक है ना। तो ये क्या कहां प्रेजेंट होता है, नेजल और ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो आपने देखा होगा हम कभी कभी मुंह से भी सांस ले लेते हैं ना, तो वो कैसे पॉसिबल है, चाहे आप नाक से सांस लो चाहे आप मुंह से सांस लो, वो जाती फेरिंग्स के अंदर ही है। क्यों, क्योंकि फेरिंग्स एक कॉमन एरिया होता है किस चीज के लिए, ओरल कैविटी के लिए और नेजल कैविटी के लिए। ठीक है ना, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जैसे सपोज दैट देखो, ये सपोज दैट ये नेजल कैविटी है, ठीक है, और ये ओरल कैविटी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये आपकी नेजल कैविटी है, और ये आपकी ओरल कैविटी। ठीक है, ये दोनों की दोनों पीछे जाकर के एक कॉमन एरिया के अंदर ओपन हो रही है। ये देखिए कॉमन एरिया दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ओपन हो रही है ना। ये कॉमन एरिया जो होता है, इसी कॉमन एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स। इसी कॉमन एरिया को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फेरिंग्स। ठीक है ना। अब ये जो फेरिंग्स होता है, ये आगे जाकर के देखो कैसे ओपन होता है। ये फेरिंग्स आगे जाकर के यहां इस तरीके से, यहां क्या होगा, ये लेरिंग्स होगा, इधर इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, लेरिंग्स होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, ट्रैकिया होगा, और इधर क्या होगा, ईसोफेगस। ऐसा ही होता है ना। तो नेजल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन हो रही है और ओरल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन हो रही है, और फिर फेरिंग्स ओपन हो रहा है ईसोफेगस और लेरिंग्स के अंदर या ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये कॉमन पैसेज हो गया। मतलब जैसे ओरल कैविटी जब ईसोफेगस के पाथवे से, मतलब कोई भी चीज ओरल कैविटी से ईसोफेगस में जाएगी तो उसको फेरिंग्स से होकर जाना पड़ेगा, और जब एयर नेजल कैविटी से ट्रैकिया के अंदर जाएगी तो उसको भी फेरिंग्स से होकर जाना पड़ेगा। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर ओरल एंड नेजल रूट। ठीक है ना, ओरल और नेजल रूट के लिए क्या होता है दोस्तों, एक कॉमन पाथवे होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, फेरिंग्स को हम तीन भागों में बांटते हैं। फेरिंग्स को हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं, फेरिंग्स का वो हिस्सा जो ओरल कैविटी की तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नेजल कैविटी के की तरफ है उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स।
उसको हम क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। और जो हिस्सा लेरिंग्स की तरफ है उसको हम बोलेंगे लेरिंजोफेरिंग्स। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि भाई फेरिंग्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है ना। तो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन भी ना, इंपॉर्टेंट है ये भी ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि फेरिंग्स को कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में। ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नेजोफेरिंग्स होता है, ये जो नेजोफेरिंग्स होता है, इस ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मिडल ईयर से। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे दोस्तों, मिडल ईयर से। मतलब जो नेजोफेरिंग्स है वो डायरेक्टली मिडल ईयर से कनेक्ट होता है और इन दोनों पार्टों को एक पतली सी ट्यूब कनेक्ट करती है। किस किस को, नेजोफेरिंग्स को और मिडल ईयर को। अब उस ट्यूब का नाम क्या होता है वो आपसे पूछते हैं, तो याद रखना उस ट्यूब का नाम होता है यूस्टेचियन ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूस्टेचियन ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेजोफेरिंग्स और मिडल ईयर को कौन कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है दोस्तों यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट करती है। कौन कनेक्ट करता है, यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट करती है ना। तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट? ये फेरिंग्स की बात हमने कर ली है ना, ये किसकी बात कर ली, फेरिंग्स की बात कर ली ना। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। नेक्स्ट चले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है, लेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स के बाद में आता तो ईसोफेगस भी है और लेरिंग्स भी आता है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। तो हम कौन से वाले रास्ते पे चलेंगे आगे, जो रास्ता रेस्पिरेशन का है। बात समझ में आ रही है ना। यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सर पढ़ा रहे होते तो वो क्या पढ़ाते कि भाई फेरिंग्स के बाद में क्या आता है, ईसोफेगस आता है ना। तो वो आपको कहाँ ले जाते, वो आपको पीछे वाले रास्ते से ले जाते हैं, ईसोफेगस में ले जाते हैं, उसके बाद स्टमक में ले जाते हैं ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते से निकाल देते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, हम आपको कहाँ लेके चलेंगे, आगे की तरफ से लेके चलेंगे ना, सुरक्षित रास्ते से, अच्छे रास्ते से। गंदा रास्ता नहीं है, पीछे वाला तो गंदा रास्ता है ना। कैसे लेके चलेंगे, आगे की तरफ से लेके चलेंगे। तो लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, और कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स के अंदर लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, फेफड़ों के अंदर लेकर के जाएंगे, वो जो कि एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, जो कि एक बहुत क्रुशियल ऑर्गन है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है भाई, फेरिंग्स के बारे में बात करें। फेरिंग्स, सॉरी, फेरिंग्स तो कर लिया था ना यार, बताते नहीं हो यार, गलत लिखवा देते हो। नेक्स्ट देखो, लेरिंग्स के बारे में बात करें। किसके बारे में, लेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स के बारे में बात करें ना। देखो लेरिंग्स को हम किस नाम से भी जान सकते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जान सकते हैं ना। इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जान सकते हैं ना, ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। या फिर ऐसा बोले कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है ना। तो ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई वॉइस बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो लेरिंग्स के अंदर की तरफ। यार इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से लिखें, तो ऑल्सो नोन एज मत लिखो, यहाँ क्या होता है इतना याद रखो बस, इसके अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है ना। तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेरिंग्स किस किस को कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट, इट कनेक्ट फेरिंग्स टू ट्रैकिया, ठीक है। किस किस को कनेक्ट करता है दोस्तों, फेरिंग्स और ट्रैकिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, ठीक है। तो इस चीज के बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब लेरिंग्स जो होता है ना, लेरिंग्स के
चारों तरफ लेरिंग्स के पास में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि दो स्ट्रक्चर मेनली होती हैं, एक तो कार्टिलेज होते हैं यहाँ पर, कुछ उपास्थि होती है ना, और एक यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। तो दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो कार्टिलेज होता है और एक दूसरा कौन सा होता है? वोकल कॉर्ड्स होती है ना। तो दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। सबसे पहले हम बात करें कार्टिलेज के बारे में। सबसे पहले बात करें कार्टिलेज के बारे में। अच्छा, कार्टिलेज होता क्या है यहाँ पर? कार्टिलेज किसको बोलेंगे? बताओ भाई, कार्टिलेज किसको बोलेंगे? देखो, कार्टिलेज एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लेरिंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ना। लेरिंग्स के चारों तरफ क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं जो लेरिंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ना। तो ये क्या होता है? ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लेरिंग्स को क्या प्रोवाइड कराता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या प्रोवाइड कराता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ना। ठीक है। अब कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए भी आपको एक इमेज दिखाते हैं बढ़िया सी। देखो भाई, कौन कौन से होते हैं? लाइन भी हटा, लग रही। देखो, कौन कौन से कार्टिलेज यहां पर हो। देखो ध्यान से देखो, ये एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, और ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है ना। यदि आप लेरिंग्स को आगे से देखोगे तो ऐसे देखेंगे, और पीछे से देखोगे तो ऐसे देखेंगे ना। तो कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं उनका उनका याद रखना बहुत जरूरी होता है ना। ठीक है। कौन कौन से कार्टिलेज होंगे ध्यान से देखो। देखो, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, रेड, पहले आगे की तरफ देखते हैं ना। आगे की तरफ देखते हैं। सबसे आगे की तरफ आपको जो एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है कार्टिलेज, ये वाला, इसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? थायराइड कार्टिलेज। देखो इधर, ये रेड वाला जो है इसको हम बोलेंगे थायराइड कार्टिलेज। ठीक है। थायराइड उपास्थि होगी या थायराइड कार्टिलेज होता है ना, ये पहला होता है। अच्छा, एक दो चीजें याद रखना इसके बारे में। थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो ब्रॉड कार्टिलेज होता है, मतलब बड़ा कार्टिलेज होता है, और ये एक मेन कार्टिलेज होता है ना। ये क्या होता है? मेन कार्टिलेज होता है ना। और आपकी जो नेक है उस पर एक प्रोमिनेंट पार्ट जो दिखता है वो थायराइड कार्टिलेज का ही हिस्सा होता है। वो क्या होता है? थायराइड कार्टिलेज का ही हिस्सा होता है। एक दो चीजें लिख लेते हैं कि ये एक प्रोमिनेंट है, मतलब मुख्य है, ये मुख्य कार्टिलेज होता है। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो आपका एक प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है लेरिंग्स के आगे की तरफ, लेरिंग्स के एंटीरियर में, वह थायराइड कार्टिलेज का ही पार्ट है, जिसको हम एडम सेप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडम सेप्पल बोलते हैं। एडम सेप्पल बोलेंगे ना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एडम सेप्पल बोलेंगे। तो मुख्य होता है, और दूसरा ये क्या होता है? एडम सेप्पल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ना। दिख नहीं रहा? मुख्य होता है और एडम सेप्पल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा देखो, इसी कार्टिलेज को यदि हम पीछे की तरफ देखें तो आपको दिख रहा होगा, ये पीछे भी कैसा है? एक मुख्य कार्टिलेज दिख रहा है आपको ना, थायराइड कार्टिलेज, एक मुख्य कार्टिलेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि हम देखें तो दूसरा जो कार्टिलेज है वो होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? क्रिकॉइड कार्टिलेज है ना। जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है। इसके बारे में कुछ याद रखो या ना रखो, एक बात जरूर याद रखो। क्या याद रखना है? ध्यान से देखो। देखो, सारी बातें मैं लिखा नहीं सकता, कुछ बोलूंगा भी तो आपको याद रखनी है ना। ये कार्टिलेज में आपको खास बात क्या दिख रही है? देखो, इस कार्टिलेज को देखो ध्यान से। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये आगे की तरफ कैसा है?
और पीछे की तरफ देखो, देखो ये एंटीरियरली क्या होता है दोस्तों, एंटीरियरली स्मॉल होता है और पोस्टीरियरली क्या होता है, ये ब्रॉड होता है ना, आगे से छोटा होता है और पीछे से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है वो एंटीरियरली कैसा होता है, एंटीरियरली कैसा होता है दोस्तों, स्मॉल होता है और पोस्टीरियरली कैसा होता है, ब्रॉड होता है। आगे से छोटा होता है और पीछे से बड़ा होता है ना, आगे से छोटा होगा पीछे से कैसा होगा दोस्तों, ये बड़ा होगा। ये बात इसके बारे में आपको याद रखनी है, ये बात इसके बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। तीसरा कार्टिलेज देखो, तीसरा कार्टिलेज देखो, तीसरा कौन सा होता है, ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये होता है अरेटिनोइड कार्टिलेज। क्या होता है, अरेटिनोइड कार्टिलेज, अरेटिनोइड कार्टिलेज होता है ना। इसके बारे में खास बात क्या है, इसके बारे में खास बात क्या है, इसके बारे में खास बात यह है कि ये आपको एंटीरियर साइड से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा अच्छे से ना, लेकिन पोस्टीरियर से देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, है बात समझ में आ रही है ना। तो ये कहां प्रेजेंट होता है, केवल पोस्टीरियर प्रेजेंट, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ना, ये कहां प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट, स्मॉल कार्टिलेज होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो लास्ट कार्टिलेज जो होता है वो होता है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। देखो ग्लोटिस इज अ ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ग्लोटिस ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है जो उसको बंद करके रखती है, फ्लैप होता है उसके ऊपर, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं ना, ठीक है। एपिग्लोटिस एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कहां प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के ऊपर। देखो बता देता हूं आप, जैसे ये ट्रैकिया है, सपोज दैट ये ट्रैकिया है ना, ठीक है, इस ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके से एक फ्लैप होगा, है ना, जो उसको बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा, है ना, इसकी ओपनिंग को क्या करेगा, खोलेगा बंद करेगा ना। ये ग्लोटिस है, ये ग्लोटिस, ग्लोटिस का मतलब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है ना, और ये क्या है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ना, ये ग्लोटिस है और ये क्या है, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो कितने कार्टिलेज हो गए दोस्तों, 4 कार्टिलेज हो गए, कौन कौन से, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस, और दूसरा क्या हो गया, अरेटिनोइड कार्टिलेज हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी, चारों कार्टिलेज के बारे में मुख्य मुख्य बातें आपको यहाँ पर याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों वो होती है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के बारे में 2 बातें याद रख लेना, ये इनसाइड दी लेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स कहां प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, लेरिंग्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, इनका काम वो क्या है, साउंड प्रोडक्शन का, इनका काम क्या है दोस्तों, साउंड प्रोडक्शन का, ठीक है। इनका काम क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन का होता है ना। तो 2 इंपोर्टेंट बातें याद रखनी है, पहला तो क्या याद रखना है कि दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या याद रखना है कि इनका फंक्शन क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन का होता है। तो ये 2 चीजें यहां पर याद रखनी है ना। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो आज हमने लेरिंग्स तक पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रैकिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रैकिया और लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना। आज के लिए इतना ही काफी है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा फेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स के अंदर कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं, इसके अलावा कौन मतलब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वो सारी बातें हमने कर ली ना। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे ट्रैकिया और लंग्स के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, है ना। तो बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, तो याद रखना कि इसके लिए आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है ना। हाँ, देखो कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ना। मेरा मानना यह है कि बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़ो और निकल जाओ। कब तक वही 2-2 4-4 घंटे पढ़ते रहोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे ना। और एक बार में यदि 8-8 10-10 घंटे पढ़ लोगे तो 6 महीने में निकल जाओगे, कोई ना कोई एग्जाम निकाल दोगे, नौकरी लग जाएगी।
नहीं तो बैठे रहोगे बेरोजगार, है, कोई मतलब नहीं रहेगा। टाइम जितना जाएगा उतना ही डिप्रेशन बढ़ेगा, उतना ही फैमिली प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही जो है वो सोशल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सारे प्रेशर्स बढ़ने लग जाते हैं। लोग भी जो है वो बस मौका चाहिए होगा उनको, फिर है ना। तो ऐसा नहीं करना, एक बार अच्छे से पढ़ के निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।